श्री चंद्रशेखर जी। सभापति जी, सर्वप्रथम मैं भारत के राष्ट्रपति को बधाई देता हूं। जिस समय देश का गौरव दांव पर लगा हुआ था, जिस समय देश के बड़े बड़े लोग विदेशियों के सामने सिजदा करने को तैयार थे, उस समय भारत के राष्ट्रपति ने सारी दुनिया के सामने कहा कि विश्व एक गांव बन रहा है, लेकिन हमने कभी ये नहीं स्वीकार किया था कि इस गांव का कोई मुखिया होगा। उनके इस बयान पर बड़ी आलोचना हुई थी। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि भारत सरकार ने भी ये ज़रूरी नहीं समझा था कि उस समय भारत के राष्ट्रपति के सम्मान की रक्षा में एक बयान ही देता। विरोधी पक्ष के नेताओं ने भी उस पर मौन रहना ही श्रेयस्कर समझा, क्योंकि उस समय एक दुनिया में नया सितारा उग रहा था। उनमें सामने थे, मैं नहीं जानता कौन था कौन नहीं था, जानना चाहिए, हम नहीं थे। आप नहीं थे तो अच्छा था, लेकिन मैं ऐसा समझता हूँ कि देश की मर्यादा का, देश के सम्मान का, देश का गौरव का रक्षा किए बिना कोई भी आर्थिक और राजनीतिक नीतियाँ कारगर नहीं हो सकती। संसदीय जनतंत्र में राष्ट्रपति का एक प्रमुख स्थान है। दुनिया का कोई दूसरे देश का राष्ट्रपति आकर के यहाँ पर हमको ये सीख दे कि हमारी सीमाओं की रक्षा हमारे सैनिकों ने नहीं की, उनके आदेश के जरिए हुई, तो मैं समझता हूँ इससे बड़ी अपमान की बात और कोई नहीं होगी। अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, जिस समय ये अभिभाषण पढ़ा जा रहा था संसद के केंद्रीय कक्ष में, उस समय हमारे राष्ट्रपति महोदय ने कहा कि उदारीकरण की नीति के पीछे हमारा मंतव्य था, देश में विकास होगा, समता आएगी, गरीब की ज़िंदगी में एक नया सवेरा आएगा, सारे दुनिया में एक विकास की लहर दौड़ेगी। मुलायम सिंह ने अभी कहा, ये बात सही है। आज 10 वर्षों से नीतियां हमारे देश में लागू हैं। आज से 1-1.5 साल पहले मैंने भारत के प्रधानमंत्री को पत्र लिख करके कहा, 9 बरस बीत गए, एक बार हमको बैठ कर के सोचना चाहिए हमने क्या खोया क्या पाया। आज जो बहस हम कर रहे हैं, जिस राष्ट्रपति के अभिभाषण पर, जिसको सरकार ने निश्चित किया है, बनाया है, उसमें जो कुछ लिखा गया है उससे ऐसा लगता है कि भविष्य अंधकार की ओर जा रहा है। हमारे देश में जो भी सपने देखे गए थे, वो सपने सब केवल सपने बन करके रह गए। हमारे देश के छोटे उद्योग समाप्त हो गए। हमारे देश के जो घरेलू उद्योग थे वो हमेशा के लिए अंतिम सांस ले लिए। हमारे लोगों ने जो 50 वर्षों में कारखाने बनाए थे, अपनी दौलत से, अपनी संपत्ति से, अपने श्रम से, वो एक एक करके बंद हो रहे हैं। सरकार के लोगों ने 1 साल पहले ये ऐलान किया था कि हम 10,000 करोड़ रुपए की पूंजी इन कारखानों की बेचेंगे। मनोहर जोशी जी यहाँ बैठे हैं, उन लोगों ने, शायद कुछ लोगों ने विरोध किया हो। पूंजी बेचने का काम जोरों से चला और मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि भारत के प्रधानमंत्री को कभी ये वक्तव्य देते हुए मैंने नहीं सुना कि इन कारखानों को हम फिर से जागरूक करेंगे, इनमें फिर से नई क्षमता लाएंगे। बार बार वो यही कहते रहे, ये विनिवेश का काम, ये डिसइन्वेस्टमेंट का काम और तेज़ी से होगा। उस दिन जब भाषण दे रहे थे हमारे मित्र वित्त मंत्री, वह भी इसी बात पर जोर दे रहे थे। सारी कोशिशों के बावजूद, हम बेचने की कोशिश करने के बावजूद भी वो धन इकट्ठा नहीं कर सके। हमारा ही एक सौभाग्यशाली देश है जहाँ ये यहाँ बेचने के लिए एक मंत्री बनाए गए हैं। नाम अंग्रेज़ी में है डिसइन्वेस्टमेंट मिनिस्टर। अरुण शौरी जी हमारे पुराने मित्र हैं, नवजुवक हैं, उनसे हमें बड़ी आशा थी। हमारे यहाँ गांव में कहा जाता है कि जो लड़का अपने बाप की जागीर बेचता है उससे नालायक कोई और नहीं होता। ये नए लायक लोग पैदा हुए हैं जो देश की जागीर को एक एक करके बेच रहे हैं। जॉर्ज फर्नांडिस का जिक्र अभी मुलायम सिंह ने किया। हमारे पुराने मित्र हैं, किस दर्द और किस पीड़ा के साथ उस कुर्सी पर वो बैठे होंगे।
उसका एहसास मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि जो भी नौजवान देश की सीमा की रक्षा के लिए जान देता है, उसके हाथ अगर बंधे हुए हों, उसको काम करने की, उसको लड़ाई लड़ने की पूरी सुविधा न हो, तो उसके मन में जो कचोट है वो कचोट भुलाई नहीं जा सकती। यह भी बात सही है कि हमारी सेना अनुशासनबद्ध है। यह भी सही है कि रक्षा मंत्री के आदेश पर हमारे 450 नौजवान कारगिल में अपने को बलिदान कर सकते हैं। लेकिन यह भी सही है कि हम अपनी सीमाओं को पार नहीं कर सके। उन जवानों की कुर्बानी देना हमें मंजूर हुई, क्योंकि सारी दुनिया कहती थी कारगिल के इन सीमाओं को पार करोगे, जो हमारी रेखा है उसको पार करोगे तो अणु युद्ध हो जाएगा। जिस समय अणु का विस्फोट हुआ था पोखरण में, जॉर्ज साहब आपको इत्तला नहीं दी गई थी। मुझे मालूम है आपके ही एक सहयोगी ने कहा था कहाँ लड़ेगा पाकिस्तान, जगह बताए और समय बताए, हम लड़ने को तैयार हैं। वो भूल गए थे कि वो भी हमारे ही घर के लोग हैं। अगर हम बेवकूफ़ी कर सकते हैं तो वो भी बेवकूफ़ी कर सकते हैं। हमने 5 बम फोड़े, उन्होंने 6 बम फोड़े। अब लड़ाई की बात भूल गए तो आप दौड़े हुए गए बस पर चढ़ कर के लाहौर में समझौता करने के लिए। ये बच्चों का खेल नहीं है, देश को चलाने का काम। जिस समय वो अणुबम का विस्फोट नहीं हुआ था, उस समय हम पाकिस्तान से 5 गुनी बड़ी ताकत थे। अब हम दोनों बराबर ताकत वाले लोग हैं। वो हमको पहले बर्बाद कर देंगे या हम उनको पहले बर्बाद कर देंगे। जार जो हम मौजूद हैं तेज काम करने वाले हैं, शायद ये पहले जल्दी उनको बर्बाद कर दें। लेकिन क्या होगा अगर लाहौर पर बम गिरेगा, मैंने एक बार इसी सदन में कहा था, तो उसका असर अमृतसर पर क्या होगा ये हमें कभी सोचना चाहिए था। उस बात को मैं कहना नहीं चाहता। बड़े ज़ोरों से हौसले बनाए जाते हैं, बड़े हौसले से लोग लड़ते हैं, लेकिन एक आपके कारनामे से सब मटिया मेट हो जाता है। आज जो कश्मीर में पता नहीं विराम संधि है या विराम रेखा है, क्या है मुझे मालूम नहीं। कौन विराम कर रहा है? विराम केवल अपने सैनिकों के लिए है, अपने सेना के लोगों के लिए है। रोज़ कत्ल हो रहे हैं, केवल वही नहीं हो रहे हैं, नागालैंड में भी वही हो रहा है। वहाँ के लोगों से मेरी भी चर्चा होती है, चाहे वो फारूक अब्दुल्ला हों, चाहे जमीर साहब हों, उनके दिल पर क्या गुजरती है उसका एहसास शायद और किसी को न हो, जॉर्ज फर्नांडिस को ज़रूर होगा। बड़े अच्छे मौके पर आप आए हैं, इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूँगा, कभी उन दिनों को याद कीजिए जब ये लोग आपकी ओर भरोसे की दृष्टि से देखते थे। ये समझते थे कि भारत एक शक्तिशाली देश के रूप में न केवल अपनी रक्षा करेगा, दुनिया के गरीब देशों को ये भरोसा दे सकेगा कि अगर वो पीड़ा और दर्द में होंगे तो भारत उनके सहायता के लिए खड़ा होगा। आज हम बेबस और लाचार लोग। इन बातों का जिक्र मैंने शुरू में सभापति जी इसलिए किया कि जॉर्ज को देख करके पुराने दिनों की बात याद आ गई। लेकिन अगर आप अपने देश की आर्थिक हालत को देखिए, ये पुलिंदा जो है जिसको हमारे राष्ट्रपति जी ने 1 घंटे में पढ़ा, ये पुलिंदा लोगों को भ्रम में रखने वाला है। हम कितने दिनों में भ्रम में रहने वाले हैं? कौन नहीं जानता कि पिछले 10 वर्षों में जब से ये नीतियां लागू हुई हैं, केवल ये सरकार नहीं, इसके पहले की सरकारों के दिनों से लेके आज तक हमारे कितने लाखों छोटे उद्योग समाप्त हो गए। हमारे घरेलू उद्योग कहाँ गए? हमारे बुनकर, हमारे बढ़ई, हमारे लुहार, उनके हुनर का क्या हुआ? हमारे आदिवासी गांव की कलाकृतियाँ आज किस हालत में हैं? आखिरकार हिंदुस्तान अंग्रेज़ों के आने के पहले दुनिया का धनी देश था। हमारे देश में बहुराष्ट्रीय कंपनियां नहीं थी। हमारे देश में खेती करने वाला किसान था, कल कारखाने नहीं थे बड़े, लेकिन हुनर वाले ये लोग, गांव-गांव में फैले हुए लोग हमारे देश में जो दौलत पैदा करती थे वही दुनिया के बाज़ारों में जाती थी। अचानक हमारे देश में एक बात फैलाई गई। जब अंग्रेज़ों के लड़ने के लिए महात्मा गांधी इस देश में आए तो गोखले ने उनसे कहा, जाओ गाँव में जा कर के उनकी ताकत को पहचानो, गाँव वालों की, और उससे जो प्रेरणा मिलेगी उसी से नया हिंदुस्तान बनाने की शक्ति तुम्हारे अंदर आएगी। गांधी ने गांव की परंपरा को, गांव के लोगों की शक्ति को परखा था। एक मुर्दा देश में उन्होंने एक नई जान डाल दी थी और 1942 में इस देश को 1914 से लेकर के
1942 तक गांव-गांव घूम करके गांधी ने एक शक्ति पैदा की। निहत्था देश खड़ा हो गया ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ। करो या मरो का नारा देने वाले गांधी, अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा देने वाले गांधी, शायद सरकार की फाइलों में उनका नाम न हो, लेकिन आज हिंदुस्तान के कण-कण में, हिंदुस्तान के दिलों में ये वो आवाज़ गूंज रही है। वो आवाज़ केवल हिंदुस्तान के दिल में नहीं गूंज रही है, दुनिया के लोगों के बीच गूंज रही है। मुझे वो दिन याद आता है जिस दिन आइंस्टीन ने जवाब ये कहा था, जब गांधी की मौत हुई थी। उन्होंने कहा था एक दिन दुनिया के लोग सोचेंगे कि कोई हाड़ मांस का ऐसा आदमी इसी धरती पर कभी चला था जिस धरती पर आज हम हैं। उसी समय रोमा रोला ने कहा था कभी दुनिया अगर सोचेगी मनुष्य की सभ्यता और संस्कृति, इंसान की तहजीब व तमद्दुन कहाँ से शुरू हुई, तो उसे एक ही देश याद आएगा, वो देश है भारत हिंदुस्तान, दूसरा दुनिया का कोई देश नहीं। ऐसे देश को गांधी ने मनोबल दिया था। 1991 में उस मनोबल को तोड़ने का काम हुआ और उस मनोबल को लगातार तोड़ने का काम आज भी हो रहा है। कहा जाता है बेबस लाचार लोग हैं, दुनिया के लोग दौलत नहीं देंगे तो हमारे देश का कुछ भी नहीं हो सकता। किस लिए चाहिए दौलत? जो दौलत आई है किसके लिए? जार याद है जब हमने और तुमने मिल करके कोको कोला का विरोध किया था 1977 में, 77 लागू करने वाले जॉर्ज फर्नांडिस आज पेप्सी और कोको कोला की अगवानी का स्वागत करने वाले जॉर्ज बन गए हैं। दर्द हमें इस बात का होता है, हमारे सैनिकों का इरादा ठीक है, हमारा किसान अपने बाहुबल से खेती पैदा करके अनाज के मामले में आत्मनिर्भर बना रहा है, हमारे मजदूर चाहे वो किसी क्षेत्र में काम करते हों, मैं मानता हूँ उनमें कुछ गड़बड़ियाँ आई, काम ठीक नहीं हुआ, लेकिन फिर भी देश को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। हमारे देश में जहाँ सुई नहीं बनती थी वहाँ 13 औद्योगिक देशों में भारत देश है। जहाँ जो दिन याद है जब रेलवे की हड़ताल आपने कराई थी, हमारे लाखों मजदूर इस देश में एक बार तैयार हो गए थे, और वही मजदूर अगर कौन कंपनी मिली है बिकी है आपके यहाँ, बाल्को, वहाँ का मजदूर अगर इस पेच को स्वीकार नहीं करता तो आप जाते हो कंपनी के गुमास्ता बन करके सुप्रीम कोर्ट में ये इजाज़त लेने के लिए कि उनके यहाँ फौज भेजी जाए, पुलिस भेजी जाए, उनको बंदूक के बल पर, सत्ता के बल पर वहाँ पर काम करने के लिए मजबूर किया जाए। वो कंपनी आपकी नहीं है, याद रखिए। वो कंपनी एक देश के पूंजीपति की है, और देश के पूंजीपति के हमारे मित्र ने वो सवाल उठाया था। पूंजीपति की ओर से भारत के डिसइन्वेस्टमेंट मिनिस्टर जाते हैं, हमें बताते हैं कैसे देश चलता है, हमें बताते हैं कैसे फेडरलिज्म का काम होता है, हमें बताते हैं किस तरह से केंद्र सरकार की सत्ता काम करती है। कहाँ गई थी केंद्र सरकार की सत्ता जब हमारे कहे गए मिनिस्टरों के कहने के बावजूद भी आपके नौकरशाहों ने एक एक करके जो मन में आया वो कर दिया। आप जितनी आलोचना कर लें सोमनाथ चटर्जी जी के भाषण की, मैं उस भाषा का इस्तेमाल नहीं करूंगा, लेकिन जब आपका एक सरकारी अधिकारी खुले वक्त बयान दे, साक्षात्कार देता है, अखबार में वो छपता है, जब आपके पार्टी जो प्रमुख पार्टी है आप थी उसके नेशनल एग्जीक्यूटिव का मेंबर पिछले 2 महीनों से टीवी पर रोज कारनामे के प्राइम मिनिस्टर कार्यालय के जिक्र करता है, कहाँ गए इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री, कहाँ गया सूचना विभाग, कहाँ गया पीएमओ, उसका खंडन क्यों नहीं होता? अगर उसका खंडन नहीं होता तो हमारे मित्र अगर सोमनाथ चटर्जी उसका जिक्र करते हैं, एक नौजवान गुस्सा दिखाते हैं, गुस्सा दिखा करके लोगों की आवाज़ दबा सकते हो, अपने बहुमत से यहाँ पर संसद में जो चाहो प्रस्ताव पास कर सकते हो, लेकिन याद रखो दोस्तों, कभी भी सभापति जी दुनिया में क्रांतियाँ, दुनिया में अराजकता पार्लियामेंट के प्रस्तावों से नहीं होती, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से नहीं होती, उच्चतम न्यायालय के निर्णय रखे रहे जाते हैं, पार्लियामेंट बैठी रहती है और लोग बगावत के रास्ते पर खड़े हो जाते हैं। आज जो बाल्को में हो रहा है एक वो अशुभ संकेत है। एक मुख्यमंत्री अगर चुनौती देता है और आप इसके लिए सुप्रीम कोर्ट की शरण लेते हैं, आपको इस बात की निगाह नहीं आती कि आप जाएं पार्लियामेंट के सामने, आप जाएं भारत सरकार की कैबिनेट के, आएँ इस संसद के सामने और कहें कि ये काम नहीं हो रहा है। आप जाते हो सुप्रीम कोर्ट की, एक दिन यही उच्चतम न्यायालय आपको भी इस्तीफा देने के लिए कह सकता है, एक दिन यही कि उच्चतम न्यायालय आपके ऊपर भी प्रतिबंध लगा सकता है।
सभापति महोदय माफ कीजिएगा, जिस कुर्सी पर आप बैठे हुए हैं मैंने भी इस संसद को काम करते हुए देखा है। एक बार नहीं अनेक बार, दर्जनों बार सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के समन्स को इस कुर्सी पर बैठे हुए लोगों ने उठा करके रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। कहा गया है कि हम इसमें सीमित नहीं है। सभापति जी, मैंने अध्यक्ष जी को लिखा है कि मैं ऐसा मानता हूं कि उस पद पर बैठे हुए व्यक्ति के अधिकार को, उसके कर्तव्य का निर्णय केवल पार्लियामेंट करती है। सुप्रीम कोर्ट न उसको कम कर सकती है, न सुप्रीम कोर्ट उसको बढ़ा सकती है। लेकिन आज उस कर्तव्य का निर्वाह न कर सकने में असफल सरकार आज दिन रात उसी तरफ निगाह लगाए बैठी हुई है, लोगों को डरा रही है। जो देश नहीं डरा था ब्रिटिश साम्राज्यवाद से, वो देश डर रहा है इस कानूनी दावपेच से। ये देश के लिए कोई शुभ संकेत नहीं है। मैं आपसे सभापति जी ये कहना चाहूँगा, एक एक करके जिस क्षेत्र में देखी कितने उद्योग बंद हुए। कहा गया केवल घाटे वाली कंपनियों को बेचेंगे, 10,000 करोड़ रुपया इकट्ठा करेंगे। फिर कहा गया घाटे वाली कंपनी कोई खरीदने वाला नहीं है, इसलिए मुनाफे वाली कंपनी भी बेची जाएगी। और इसका ये बयान दिया हमारे डिस्ट्रिक्ट मिनिस्टर साहब ने, जो यहाँ पर मौजूद नहीं है। उसका समर्थन किया हमारे मित्र जो उपाध्यक्ष हैं प्लानिंग कमीशन के। ये क्या आपकी जागीर है? आप आज सरकार में हो, कल सरकार से चले जाओगे, जिन कंपनियों को बेच दोगे। अगर मान लीजिए कल दूसरा कोई प्रधानमंत्री हुआ, मान लीजिए कोई दूसरी पार्टी हो आए सत्ता में, तो फिर क्या होगा इस देश का? कौन सा तमाशा खड़ा होगा? आज न केवल आप नीतियां वैसी बना रहे हैं जिससे गरीबी, बेबसी, लाचारी बढ़े। आज इस देश को तोड़ने के लिए जिम्मेदार आज की सरकार की नीतियां हैं। अभी कुछ दिन पहले क्या हुआ? वित्त आयोग की रिपोर्ट के ऊपर गरीब राज्यों के मुख्यमंत्री और अमीर राज्यों के मुख्यमंत्री एक दूसरे के सामने खड़े होकर के चुनौती देने लगे। कभी हुआ है ऐसा पिछले 50-52 वर्षों में? और ये आपकी बड़ी भारी कामयाबी है। हमारे मित्र श्री मुलायम सिंह ने कहा, मैं अटल जी को गुरुदेव कहता हूँ, मैं गुरुदेव आज भी कहता हूँ, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं। लेकिन याद रखिए, कभी कभी द्रोणाचार्य के चरणों पर बाण चढ़ाने के लिए अर्जुन को मजबूर होना पड़ता है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, आज कहाँ ले जा रहे हो इस देश को? किसके कटघरे में खड़ा करना चाहते हो इस देश को? आज खुलेआम विदेश के लोग हमें ये बताते हैं हमें क्या कृषि नीति अपनानी चाहिए, हमें मजदूरों के प्रति क्या व्यवहार करना चाहिए। 1000 मजदूर तक की कंपनी बंद कर दी जाएगी, सरकार से पूछा नहीं जाएगा। कहाँ गया शौर्य, कहाँ गया पराक्रम, कहाँ पर गया पुरुषार्थ मजदूर नेता जॉर्ज फर्नांडिस का? मनोहर जोशी जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप जिम्मेदार हैं उन मजदूरों की जिंदगी के लिए, आप जिम्मेदार हैं उन लोगों के लिए। बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने में मेरा थोड़ा हाथ था। उस समय हम लोगों ने कहा था बैंकों का राष्ट्रीयकरण इसलिए जरूरी है, पूंजी गरीब इलाके से जा रही है अमीर इलाकों में, बड़े शहरों में चंद पूंजीपतियों के हाथों में विषमता बढ़ रही है आंचलिक। इसको रोकने का नतीजा ये है, उपाय ये है कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो। बैंकों के राष्ट्रीयकरण में अनेक कमजोरियां आई, बैंक को मजदूरों ने कुछ गलतियां की, भूलें की, कमियां की। लेकिन यह क्या सही नहीं है कि जहां 14 परिवारों को बैंकों की पूंजी इस्तेमाल करने की इजाज़त मिलती थी, वहां लाखों लोगों को बैंकों ने मदद दी। किसानों को ट्रैक्टर खरीदने के लिए, किसानों को पंप खरीदने के लिए, हमारे छोटे दुकानदारों को दुकान बनाने के लिए। जो चंद हाथों में दौलत कैद थी, उस दौलत को उठा करके इन बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद सरकार के माध्यम से आपने इनको पहुंचा दिया वहाँ। आज बड़े उच्च आदर्शों की बात इसमें की गई है। मैं एक एक पढ़ के सुनाना नहीं चाहता। आप शिक्षा देना चाहते हैं, आप देना चाहते हैं स्वास्थ्य सुविधाएं गांव के लोगों को, आप लोगों को बिजली पहुंचाना चाहते हैं। कहाँ गए हमारे मित्र सुरेश प्रभु जी? वो जानते हैं कैसे बिजली कहाँ तक पहुंच रही है। जो आपकी नीतियां हैं, 2 वर्षों के अंदर इस देश में चारों ओर केवल अंधेरा अंधेरा दिखाई पड़ेगा। एनरान केवल आपसे 33 या 30 हजार करोड़ रुपया नहीं वसूल करेगा। शिवराज पाटिल जी, आपका राज्य उसमें सबसे ज़्यादा खतरनाक स्थिति में। उस समय हमारे एक मित्र ने दस्तखत किया था और यहाँ हमारे दूसरे गुरुदेव कह लीजिए मित्र ने उसका अप्रूवल दिया था।
लेकिन उस समय मैंने कहा था ये बर्बादी की ओर उठाया गया कदम है। आज सुरेश प्रभु के गले में वो पड़ा हुआ है और वहाँ से महाराष्ट्र की सरकार कह रही है केंद्र सरकार इसको ले ले। केंद्र सरकार कहती है हम इसको लेकर के बिजली पैदा करके 5 रुपये फी यूनिट बिजली कहाँ पर बेचेंगे? हाँ, 7 रुपया 80 पैसा, 7 रुपया 80 पैसा धमकियाँ दी जाती हैं और धमकियाँ नहीं दी जाती हैं। आपने जो अनुबंध किया है, आपने जो कॉन्ट्रैक्ट किया है, ये पैसे आप शायद हुकूमत में नहीं रहेंगे, शायद हम लोग यहाँ पार्लियामेंट में नहीं रहेंगे, आने वाली संतानें इसको देने के लिए मजबूर हो। इन बातों को सोच करके मैंने सोचा कोई सुने या ना सुने, मुझे अपनी आवाज़ उठानी चाहिए। मुझे देश के लोगों को कहना चाहिए कि आप कहाँ ले जा रहे हो। इस देश में फीस बढ़ाई जा रही, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के लोग कह रहे हैं अगले 5 वर्षों में हम आपको कोई मदद नहीं देंगे, या 5 वर्षों में या 10 वर्षों में हर साल 10% आप अपने फीस बढ़ा करके लोगों को अपनी खर्चा खुद चलाइए। मैं गया था इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, मैं गया था लखनऊ यूनिवर्सिटी में, वहाँ का एक नौजवान कह रहा है हमारे घर के लोग पेट काट करके हमको यहाँ भेजते हैं, नौकरी आप दे नहीं सकते। मैं एक चीज़ को बताऊँ, 10% छटनी करोगे आप BRF या कौन सा चलाओगे, 90,000 लोग केवल बैंकों से कह रहे हैं हमसे नौकरी में हमको छुट्टी दो। कहाँ गया वो लेबर लॉ, कहाँ गया वो कानून जहाँ 1000 लोगों को एक कलम से हायर एंड फायर के अंदर जिसको चाहो रखो जिसको निकाल दो, वो पास कराने का काम आप यहाँ इस संसद से करते हो। यहाँ बहस नहीं होती। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है शुक्ला जी और शिवराज पाटिल जी, जो आवाज़ उधर से निकलती है उसी आवाज़ का समर्थन आप भी करते हो। और हिंदुस्तान की राजनीति में इससे दुर्भाग्यपूर्ण दिन और कोई नहीं आया था जब सरकारी पक्ष और विरोध पक्ष दोनों देश को बेचने के लिए एक राय का हो। ऐसी हालत में मैं आपसे सभापति जी कहना चाहता हूँ, कहाँ ले जाना चाहते हैं हम अपने यहाँ? गरीब का बेटा आज यूनिवर्सिटी और कॉलेजेज में नहीं जाएगा। मुलायम सिंह रिजर्वेशन के लिए लड़ते रहे, आरक्षण होता रहे, नौकरी होगी नहीं, आरक्षण आएगा कहाँ से? और जब विदेशी कंपनियां आएंगी क्या उन पर आप आरक्षण का कानून लगा सकोगे? वो तो अपने ऊपर कोई प्रतिबंध आपका सुनने वाले नहीं हैं। कभी इस बात को आपने सोचा है? कभी आपने सोचा क्या होना है? एक एक करके हमारे बड़े उद्योग बेचे जा रहे हैं। मैं नहीं बालकों की बात करता केवल, आज इंडियन एयरलाइंस, एयर इंडिया और बड़े अभिमान के साथ देश को बेचने का काम ये सरकार कर रही है। मजदूरों के साथ वही विश्वासघात, सरकारी कर्मचारियों के साथ वही हालत, उनके साथ भी हम 5 या 8 मिनिस्ट्रियों को ख़त्म कर दी। अब मिनिस्ट्री ख़त्म होगी रहेगी, ये फैसला कैबिनेट में आप नहीं करोगे, ये फैसला वर्ल्ड बैंक करेगा, ये फैसला इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड करेगा। खुले आम निर्देश आते हैं। मैं ये कह अगर आप कहेंगे तो वर्ल्ड विश्व बैंक की और राष्ट्रीय मुद्रा कोष की रिपोर्टों को दिखा सकता हूँ कि भारत को कितने लोगों की छटनी करनी चाहिए, किस तरह से अपनी इकानमी को, अपनी अर्थव्यवस्था को निर्धारित करना चाहिए। ये देश बनाने का काम सब चला गया तो अब नई कृषि नीति बनी हुई। हमारे मित्र वित्त मंत्री जी कह रहे थे देश में पहली बार एग्रीकल्चर कृषि नीति बनी है। क्या वो भूल गए कि यहाँ जमींदारी एबालिशन हुआ था? क्या वो भूल गए कि यहाँ पर कोऑपरेटिव फार्मिंग के लिए इतना बड़ा आंदोलन हुआ था? क्या वो भूल गए कि ग्रीन रेवोल्यूशन के ज़माने में कितनी बहस और सरकार ने कितना संपत्ति लगाई थी? मैं सरकारों के काम करने के तरीकों को विरुद्ध रहा हूँ, लेकिन सारी गलतियों, सारी कमजोरियों के बावजूद 1947 से लेकर 1990 तक इस देश में पूंजी बनाने का काम हुआ है। 1991 के बाद पूंजी बेचने की शुरुआत हमने की है। इस बात को सुन करके कोई भी सरकार, कोई भी प्रधानमंत्री, कोई भी वित्त मंत्री, कोई भी विनिवेश मंत्री अभिमान के साथ, गौरव के साथ कैसे बोल सकते? आज इस संसद में हालत है सभापति जी, क्या मनोबल होगा देश की गरीब जनता का? कब तक उनको भ्रम में आप रखोगे? कब तक उनको भुलाव में रखोगे? आज वो समाज भी जग रहा है। हम इस बात को इसलिए आज कहना चाहते हैं कि हमारे आदिवासी, हमारे गरीब, हमारे दलित, आज उनके मन में एक पीड़ा है, दर्द है। जब मैं विश्वविद्यालय में पढ़ता था 1950-51 में सभापति जी, उतने ही लड़के और लड़कियां यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में दलित और आदिवासी परिवारों के पढ़ रहे हैं। ये कौन लोग हैं?
जिनको आज से नहीं सैकड़ों वर्षों से ये कहा गया, भगवान ने, खुदा ने, परवरदिगार ने तुम्हें यही जीवन दिया है, यही प्रारब्ध लेकर के तुम पैदा हुए हो। वो लड़का और लड़की आज इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। उसने दुनिया के क्रांतियों के इतिहास पढ़े हैं, उन्होंने इनकलाब का दौर देखा है। उनके सामने वियतनाम है, उनके सामने क्यूबा है, उनके सामने फ्रेंच रेवोल्यूशन है, उनके सामने रूस और चाइना की क्रांतियां हैं। उन्होंने देखा है कि ये कोई भगवान नहीं, ये समाज, ये सरकारी नीतियां, ये हमारे कर्तव्य, हम उनको गरीब बनाने के लिए मजबूर कर रहे हैं। और उसका नतीजा है कि इसी कारण वो आज का इतिहास पर अपना कदम रखना चाहते हैं। आप अपने अधिकार मांगते हैं, हमारे लिए एक ही रास्ता है, दो ही रास्ता है, या तो उनकी आवाज़ सुन करके उसके मुताबिक नीतियों को बनाएं, या उनको दबा करके राजसत्ता के सहारे संसद में बैठे हुए मित्रों याद करो, आपके प्रस्तावों के जरिए उनके मनोभावनाओं को दबाएं। लेकिन याद रखिए, इंसान का दिमागी परिंदा कभी कफस में कैद नहीं होता। मानव चेतना को कोई बंधनी नहीं बना सकता। भूख की पीड़ा से उपजी हुई आग बड़े बड़े महलों को जला देती है। कहीं यहाँ भी जल न जाए संसद भवन, कहीं जल न जाए भारत का सारा ढकोसला, कहीं जल न जाए पीएमओ के बैठे हुए राजनेता और नौकरशाह। मैं इसलिए आपको चेतावनी देने के लिए आया। मैं चेतावनी देता हूँ दुनिया के लोगों को, जो यहाँ इस देश के ऊपर कब्जा करने के लिए तरह तरह के आंकड़े लगा सकते हैं, लगा रहे हैं। एक बार आई थी ईस्ट इंडिया कंपनी, बाहर से फौज लेके नहीं आई थी, अपने ही लोगों को, भाई भाई को लड़ा दिया, हिंदू मुसलमान को लड़ा दिया, सिख मराठे को लड़ा दिया, इस देश पर काबिज हो गए। वही नीतियां आज अपनाई जा रही हैं। आज एक इंडिया नहीं, ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं, अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा गांधी ने 1942 में दिया था, आज हम नारा दे रहे हैं। अंग्रेज, जर्मन, जापानी, कैनेडियन, अमेरिकन, जो चाहो वो आओ, सबके लिए दरवाज़ा खुला है। बड़ी बेदर्द है दुनिया दोस्तों, माफ़ कीजिएगा सभापति जी बहुत बेदर्द है। कोई किसी की मदद के लिए नहीं आता, सब अपने फायदे के लिए आते हैं, गरीब का शोषण करने के लिए आते हैं, गरीब को लूटने के लिए आते हैं। जो पूंजी लगाएगा, 10 रुपया लगाएगा, 20 रुपया लेकर के जाने के लिए आएगा। आज बड़े जोरों से भाषण हो रहे हैं, लिखा भी जा रहा है, हमारी बड़ी तरक्की हो गई, हमारे पास बहुत पैसा रिजर्व बैंक में फॉरेन एक्सचेंज हो गया। बार बार कितनी बार मैं सुनता रहा, चंद्रशेखर जी थे, गिरवी रख दिया सोना। मैंने तो कोई कर्जा नहीं लिया था, 4 महीनों में सोना गिरवी रखा। पहले के लोगों ने कर्जा लिया था, लेकिन उनका कोई अपराध नहीं है। नीतियां गलत थी, वो दूसरी बात है, किस लिए सोना कर्जा लिया गया उस पर सवाल उठ सकता है। लेकिन सोना कोई ऐसी पवित्र चीज़ नहीं है कि उसके लिए हम दिन रात, हमारे गांव में गरीब औरतें रोती हैं, हमारा पति इतना निकम्मा निकला कि हमारा गहना गिरवी रख दिया। वैसे ही राजनेता यहाँ पर गिरवी रखे हुए सोने पर बिलाप करते हैं। ये बिलाप करने क्या करते? देश की इज्जत बड़ी थी कि देश का सोना बड़ा था? अगर देश की इज्जत बड़ी थी तो देश का सोना गिरवी रखा जा सकता था। आप सोना ही नहीं गिरवी रख रहे हो, आप जमीन बेच रहे हो। आपने कहा है किसान की जमीन को बड़े पूंजीपतियों को, चाहे वो हिंदुस्तानी हो या विदेशी हो, लीज पर दिया जा सकता है। वहाँ बड़े बड़े फार्म बनाए जा सकते हैं, वहाँ मशीनों के जरिए खेती होगी, अधिक अनाज पैदा होगा। एक और ये बयान, और दूसरी ओर शांता कुमार जी का बयान, हमारे पास अनाज रखने को जगह नहीं। मैं सुना करता था, पढ़ा करता था कि अमेरिका के लोग अपने अनाज को समुद्र में डुबा देते हैं, खड़ी फसल को जला देते हैं, लेकिन आप अपने अनाज को सड़ा रहे हैं। और दूसरी ओर कालाहांडी में, जैसलमेर में लोग भूख से तड़प तड़प करके मर रहे हैं। यही देश चलाने का तरीका है। अगर कोई कुछ दुर्घटना हो गई तो हम सबको उसका दुख है। गुजरात में जो कुछ हुआ, अगर कोई आवाज़ उठाता है, मान लीजिए गलत आवाज़ उठाता है, तो सारा पौरुष जग उठता है हमारे प्रधानमंत्री। मैं तो उस दिन नहीं था, एक वरिष्ठ संसद सदस्य को कहते हैं मैं कठघरे में खड़ा करूंगा। आप प्रधानमंत्री जी, आप कठघरे में खड़े हो, आपको कठघरे में खड़ा किया है आपके सरकारी नौकरों ने, जो अखबारों में बयान देते हैं। आपको कठघरे में खड़ा किया है आपकी नेशनल एग्जीक्यूटिव के एक मेंबर ने, जो रोज रोज बयान दे रहा है, अखबारों में नहीं टीवी के जरिए सारा देश सुन रहा है। आपको दे रहे हैं
कटघरे में खड़े कर रहे हैं वो लोग जो आपको अभी मुझसे चली गई वो महिला, वो सवेरे महिला दिवस पर कह रही थी, पता नहीं महिला दिवस पर अटल जी की उनकी याद उनको याद कैसे आ गई। कहा बड़ा भारी काम उन्होंने किया है, इसलिए इनको नोबेल पीस प्राइज मिलनी चाहिए। इधर मैं सुनता था कि सीज फायर इसलिए हो रहा है, हमारे नौजवान इसलिए मौत के घाट उतरने के लिए छोड़ दिए गए हैं कि दुनिया के लोगों को हम कह सके पाकिस्तान दुश्मन है शांति का, हम शांति के पैगंबर हैं और हमको शांति के लिए बड़ा नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए। दोस्तों, सभापति जी याद रखिए ये वो लोग हैं, कहाँ गए अफ्रीका के अफगानिस्तान के बिन लादेन साहब, 2 एम्बेसीज को उड़ा दिया अमेरिका की, उसके जहाज को धराध्वस्त कर दिया, उसके ऊपर अगर उनका नहीं चला मिसाइल तो आपकी मदद के लिए अमेरिकन मिसाइल कारगर नहीं होगी। हमारे मित्र हैं विदेश मंत्री जी, जिसके जरिए वो बात करते थे और आपको भी आश्वासन देते थे, वो भी अब नहीं रही, वो भी कहीं चली गई। डूबते हुए सूरज को कोई सलाम नहीं करता, कोई प्रणाम नहीं करता। डूबते हुए सूरज को प्रणाम करके नए सवेरे की ख्वाहिश करने वाले लोग देश को नहीं चला सकते हैं। सभापति जी, मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि आपने राष्ट्रपति के पद की गरिमा को इस अभिभाषण से कम करने की कोशिश की है, लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा कि राष्ट्रपति ने समय समय पर राष्ट्र को चेतावनी दे करके अपने पद की गरिमा ही नहीं रखी, राष्ट्र की एक बड़ी सेवा की है। इसीलिए मैं राष्ट्रपति का अभिनंदन करता हूं और मैं आपसे निवेदन, आपसे मतलब इस सरकार से निवेदन करता हूं, मत एक आँख मिचौनी खेलो, मत दुनिया को भ्रम में डालो, मत भारत के लोगों को भूल भुलैया में खिलाओ। बुरे दिनों में साथ मिल करके काम करने की ज़रूरत है और सही बातें लोगों को बताने की ज़रूरत है। इसीलिए विवश होकर के सभापति जी मैंने अपनी भावनाएं इस समय आपके सामने कही। धन्यवाद। श्री प्रसन्न आचार्य।